स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज में। मैं हूं राकेश तलरेजा। आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं मैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही जल्दी इस वाले चैनल पर इंटरनेशनल, नेशनल और राज्य के करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो लीजिए, हम आपके लिए एकदम वीडियो लेकर प्रस्तुत है। इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स सारा का सारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट में आएगा। मतलब ये कि मैं इसमें कुछ न्यूज़ कवर करूंगा, फिर इसका अनदर पार्ट आएगा, फिर उसका कुछ न्यूज़ कवर करूंगा, फिर तीसरा पार्ट है कुछ न्यूज़ कवर करूंगा। अरे बात पकड़ में, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी है ना, और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं एक ही वीडियो में सारी की सारी न्यूज़ डिलीवर कर पाऊँ। तो मैं क्या करूंगा, पार्ट बाय पार्ट में आपको वीडियो दूंगा, छोटे छोटे फॉर्म में आपको दूंगा, और उसमें मैं जो भी न्यूज़ को कवर करूंगा इन एंड आउट पूरा कवर करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस रहेगा आपसे। ठीक है, चलो चलो बच्चे लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं आपके साथ, इन चीज़ों पर क्या क्या कवर करने वाला हूं। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और रशिया के क्या रिलेशंस चल रहे हैं, इंडियन अमेरिका के क्या चल रहे हैं, इंडियन अफगानिस्तान के क्या चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इंडियन ईरान का क्या चल रहा है। तो ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस में आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। इंडिया एंड इट्स बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल रिलेशन कहने का मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब कि हमने एफर्ट दिया, उन्होंने भी एफर्ट दिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रिटीज, मतलब कि वैश्विक रूप से हमने जो व्यापार किए और जो समझौते हुए वैश्विक रूप से, वो भी मैं आपसे इस वाले वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। मैं और क्या डिस्कस करूंगा, रिपोर्ट्स, सर्वे एंड इंडेक्सेस। क्या होता है कि ना, भारत को अलग अलग सूचियों में रखा जाता है। कहा जाता है कि भाई भारत जो है वैश्विक रूप से ईज ऑफ बिजनेस, उसको लिस्ट बोला जाता है। तो वैश्विक रूप से व्यापार की दृष्टि से कौन से लिस्ट में, कौन से रैंक पर आता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना बहुत सामान्य क्वेश्चन है पूछे जाने वाले। तो मैं ये सारे इंडेक्सेस के क्वेश्चंस भी अपनी स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, फिर बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। दरअसल क्या होता है कि ना, ग्रुपिंग्स बनती है। मतलब ये कि कुछ कुछ समिट्स होते हैं, जैसे G20 समिट हो गया, तो उसमें ग्रुप बनते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो जो ग्रुप है उसको अपने एंड से हैंडल करने की कोशिश करती है। तो वो सारी जो एक्टिविटीज है मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बिल्कुल डिस्कशन में लेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी ट्रीटीज होती होंगी दो या तीन देशों के बीच में या फिर पूरे के पूरे ग्रुप के बीच में, वो सारी की सारी मैं अपनी इस वीडियो सीरीज में कवर करूंगा बच्चे लोग। कुछ आज कवर होंगी, कुछ अगले लेक्चर में कवर होंगी, कुछ उसके बाद कवर होंगी। तो आपको पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहना है। हर हफ्ते में आपको 2 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लेक्चर मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तो मेरे साथ एकदम जुड़े रहिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स, अरे बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि वो डिस्कस करते हैं आपसे कॉमनवेल्थ में, जैसे भी इंडिया ने कितने मेडल जीते, फिर उसके बाद कौन से खिलाड़ी ने किस क्षेत्र में अच्छा, मतलब ये वाला मेडल जीत कर लाया। एकदम सामान्य क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, मैं अपने वीडियो सीरीज में इसे कवर करने वाला हूँ। बात आ रही समझ में। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, ये फोटो देखकर आप समझ रहे होंगे कि मैं इन सारी चीजों को लेकर आया हूं आपके पास, ताकि हम लोग इन पर डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो पहली न्यूज क्या कहती है इंटरनेशनल लेवल पर? पहली न्यूज कहती है भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूएनआरडब्ल्यूए में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। ये यूएनआरडब्ल्यूए है क्या? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। बेसिकली ये क्या करती है कि ये ना बेसिक जो भी शरणार्थी ग्रुप होते हैं उनके लिए हमेशा से सहयोग प्रदान करने की कोशिश करती है। तो भारत ने उस एजेंसी को जो हमेशा से शरणार्थियों के लिए सहयोग प्रदान करने की कोशिश करती है, यूएनआरडब्ल्यूए को 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है। इसके क्या प्रभाव बनेंगे? इसके क्या प्रभाव बनेंगे जब अमेरिका ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए इतना रुपए जब डोनेट किया है, इतना रुपए जब उनके हेल्प के लिए प्रोवाइड किया, तो इसके प्रभाव क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। इस योगदान से यूएनआरडब्ल्यूए के काम के लिए भारत के मजबूत प्रदर्शन और अटूट समर्थन को उजागर करता है। मतलब कि भारत की एक मजबूत स्थिति निकलकर सामने आएगी कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करे कि अब देने की स्थिति में आ चुका है वो। यह फिलिस्तीन की भलाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रकाश डालता है। समझिए जरा इस वाली बात, क्योंकि हमने फिलिस्तीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दिखाया है। यह मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करता है।
बेसिकली जो फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनको हेल्प की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ गई उनको कि इनको मदद करने की नीड पड़ गई, तो हम लोग आने वाले कंटेंट में इसको डिस्कस करने वाले हैं। भारत यूएनआरडब्ल्यूए के लिए एक समर्पित दाता रहा है हमेशा से ही। भारत जो है ये यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है हमेशा से वहां पर एक कुछ ना कुछ अमाउंट देता ही आ रहा है। 2018 से इसने मध्य पूर्व में फिलिस्तीन के शरणार्थियों को यूएनआरडब्ल्यू की कोर सेवाओं का समर्थन करने के लिए 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर दे चुका है अभी तक। भारत 2018 से 2022 तक भारत ने फिलीपींस के शरणार्थियों की मदद करने के लिए अभी तक बच्चे लोग 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर वो दान दे चुका है भारत अभी तक। यूएनआरडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? यूएनआरडब्ल्यू की स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी, में एक मानवीय एजेंसी के रूप में की गई थी। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान एवं दाता देशों के अनुदान के माध्यम के लिए वित्त पोषित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूएनआरडब्ल्यू की स्थापना 1949 में एक मानवीय एजेंसी के रूप में की गई थी सामान्य रूप से, लेकिन धीरे 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 जब वो बढ़ती गई तो चीजें बेहतर होती गई। मैंने आपसे कहा था कि आखिर फिलिस्तीनियों को हेल्प की जरूरत पड़ी क्यों, ऐसा क्या हो गया था कि फिलिस्तीनियों को हेल्प की जरूरत पड़ गई? फिलिस्तीनी शरणार्थी अनिवार्य फिलिस्तीन के नागरिक हैं, जिनकी हमने हेल्प की है ना अभी अभी इतना अमेरिकन डॉलर देकर, वो दरअसल फिलिस्तीन के अनिवार्य नागरिक हैं जिन्हें 1947-49 के फिलिस्तीन युद्ध के दौरान अपने देश से निकाल दिया गया था बच्चे लोग, और भाग गए थे या फिर उनको भगा दिया गया था या फिर वो खुद भाग गए थे। इस घटना को 1948 फिलिस्तीनी पलायन के रूप में जाना जाता है। वे ज्यादातर लेबनान, कंट्री का नाम है जॉर्डन, गाजा पट्टी, सीरिया और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। तो समझो बच्चे लोग, ये 1947-49 के युद्ध के समय इनको अपने देश से निकाल दिया गया था, यानी मजबूरी में भागना पड़ा था। तो उन्हें जो हेल्प की जरूरत है, कोशिश करता है इंडिया कि वो उन्हें प्रोवाइड कर सके। ये रही पहली न्यूज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर। अब हम लोग चाह रहे हैं दूसरी न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज क्या कहती है? यूरोपीय निवेश बैंक आपदा रोधी अनुबंधी ढांचे के लिए गठबंधन, सीडीआरआई इसका फुल फॉर्म है, में हुआ शामिल। मतलब यह है कि यूरोपीय निवेश बैंक, समझिए जरा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यूरोपीय निवेश बैंक सीडीआरआई में शामिल हो चुका है। यूरोपीय निवेश बैंक सीडीआरआई में शामिल हो चुका है। सीडीआरआई क्या होता है? कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। मतलब कहने का यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी सुनामी वगैरह आ जाते हैं या फिर जलवायु के कारण जो बदलाव होते हैं उसमें कभी बाढ़ आ जाती है या फिर कभी जो है बहुत तेज पानी गिरता है, तो कहीं कहीं जगह पर जो है बहुत जान माल का नुकसान हो जाता है। तो उन सारे के सारे जो नुकसान है उसमें क्षतिपूर्ति के लिए जो गठबंधन बनाया गया था उसका नाम था सीडीआरआई। तो ये सीडीआरआई क्या है कि भाई जलवायु में परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके कारण जो भी लोगों का नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई तो संस्था हो जो हेल्प करे लोगों की उस समय पर जब उनको जरूरत है किसी मदद की। तो वो संस्था कौन है बच्चे लोग? सीडीआरआई। फुल फॉर्म क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। क्या हम लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक क्या है ये दिख रहा है आपको, ये रहा यूरोपीय निवेश बैंक ईआईबी। तो यूरोपीय निवेश बैंक जो है इस गठबंधन से अब जुड़ गया है, ये है कहने का अर्थ। ठीक है, ये है आपके लिए न्यूज। यूरोपीय निवेश बैंक इस गठबंधन से जुड़ गया है। जुड़ने से क्या हो गया सर? जुड़ने से ये हुआ कि ये सीडीआरआई के सदस्यों को सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भाई सीडीआरआई के जो भी देश होंगे जो इसके मेंबर होंगे उनको अगर हेल्प करनी है जाकर बाढ़ पीड़ितों की, तो उनके लिए मनी की जरूरत पड़ेगी ना, पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। पैसे कहां से आएंगे? ये है वो बैंक जो वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता है उनको, ये है वो बैंक। आती बात समझ? तो समझो क्या कनेक्शन है जोड़ने से। जोड़ने से कनेक्शन ये है कि जो सीडीआरआई जो उद्देश्य लेकर बना था उस उद्देश्य के लिए उसको पैसों की जरूरत है, और पैसे कौन देगा? ईआईबी देगा उसको। ठीक है, ये सुनिश्चित करेगा कि कौन? यही ईआईबी। ईआईबी सुनिश्चित करेगा कि सीडीआरआई के सदस्यों को यूरोपीय संघ के सभी प्रासंगिक पहलों से लाभ मिले। मतलब कि ईआईबी इस बात को भी ध्यान रखेगा कि जो सीडीआरआई है उसको यूरोपीय संघ के, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कामकाज होते होंगे उसमें जितना ज्यादा फायदा मिल सके प्रोवाइड करवाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बोलो। ईआईबी सीडीआरआई के भीतर, ईआईबी सीडीआरआई के भीतर ईयू जलवायु बैंक के रूप में काम करेगा। ठीक है भाई,
यह अपनी नई तैनात विकास शाखा EIB ग्लोबल के माध्यम से ज्ञान साझा करेगा। यह विकासशील मानकों और प्रमाणन पर भी अध्ययन केंद्रित करेगा जो आपदा लचीला बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक है। वही सामान्य सी बात बताई मैंने आपको कि जो EIB है वो बेसिकली क्या करेगा, CDRA जिस भी उद्देश्य से बना है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा, बॉटम लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे लोग। अगला कंटेंट कहता है मेरे से, EIB के बारे में एक बार थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। EIB यूरोपीय संघ का निवेश बैंक है। EIB क्या है? यूरोपीय संघ का निवेश बैंक है। यह दुनिया भर में सबसे बड़े सुपर नेशनल उधारदाताओं में से एक है। मतलब उधार बहुत बांट रहा है बच्चे। ये क्या कहते हो, नाम वाम लिखवाना है तुम्हारा, वहां मिल जाए कुछ, क्या पता वहां से। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में 2019 में भारत द्वारा आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए CDRI का लॉन्च किया गया था। अच्छा, CDRI लॉन्च कौन किया है? देखो ये लोग, कौन बता रहा है आपको? कौन बता रहा है? कौन 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 कौन? भारत। कब? 2019 में। यह सदस्यों को ज्ञान और संसाधनों का साझा करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG को पूरा करने के लिए देशों की मदद की अनुमति भी देता है। कौन? CDRI। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एकदम एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं उस पर एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ताइवान ने हांग कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 में किया आयोजन। आपसे एग्जाम में आया कि हांग कुआंग सैन्य अभ्यास किसने किया था? जवाब होना चाहिए ताइवान ने। आगे बात समझ में बच्चे लोग, यहाँ तक कंफर्टेबल है? लोग सुनते हैं। हांग कुआंग सैन्य अभ्यास का पहला चरण हाल ही में संपन्न हुआ है और इसका दूसरा चरण 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ। दूसरा चरण 29 जुलाई तक चलेगा, जो कि हो चुका है। थोड़ा आगे एक आध वीक की न्यूज है ये। इस अभ्यास में ताइवान की सेना की सभी शाखाएं शामिल थीं। ये रहा वो सीन जब ताइवान की सेना अभ्यास कर रही थी। ये रहा वो सीन, दिखाई दे रहा है बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं इस वाली न्यूज का। वर्ष 2022 से ताइवान के प्रति चीन की मंशा पर बढ़ती चिंताओं के कारण इन अभ्यासों का अधिक महत्व है। बेसिकली चीन की क्या मंशा रही है हमेशा से? वो अपने आसपास के देशों को हमेशा से कोशिश करता है कि किसी तरह से चीन का पार्ट बना लिया जाए। और फिर ये चीन की जो मंशा है, यही चिंता है जिसके कारण उन्हें अभ्यास पर फोकस करना जरूरी था और ये अभ्यास इसीलिए महत्वपूर्ण भी था। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है, लेकिन चीन का सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपने क्षेत्र होने का दावा करता है। वही मैंने आपको बताया कि जो चीन क्या करता है, आसपास के देशों को वो मेरा है हमेशा से एहसास दिलाने की कोशिश करता है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण इन चिंताओं को और बढ़ा दिया गया। जब रूस ने अभी यूक्रेन पर आक्रमण किया तो सबकी इस तरह की सोच वाले सारे के सारे देशों का ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। ये सोचकर कि जब रूस जाकर उसके देश में घुसकर उसको मार सकता है तो हम क्यों इंतजार करें, हम भी घुसेंगे। क्योंकि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग करने से इनकार नहीं किया। मतलब चीन ने साफ साफ बोल दिया है कि जब मौका मिला घर में घुसकर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते। ये रहा स्टेज, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं नक्शे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये जो रेड कलर है ये पूरा का पूरा चाइना है और ये रहा थोड़ा सा हिस्सा ब्लू कलर का ताइवान। और ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है जो हो चला है, ये चीन हड़पने की कोशिश करता चला जा रहा है। चीन धीरे धीरे अंदर घुसता चला जा रहा है। दिखाई दे रहा है चलो आपको किस तरीके से चाइना ताइवान पर हावी होता चला जा रहा है। अगली न्यूज, चौथी नंबर की न्यूज है हमारी, सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये कि स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण भी मानव अधिकार के अंतर्गत आएगा। मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार ये कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मानवों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। बात आ रही है समझ में? तो उनमें से एक अधिकार और जोड़ दिया गया, वो था स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण। ऑब्वियस है यार, मतलब हम लोग अगर किसी इन्वायरमेंट में रहें और इन्वायरमेंट अगर गंदा है तो हम कैसे वहां पर जिएंगे? तो ये हमारी नीड है, ये हमारा अधिकार है कि हमें जो पर्यावरण है वो कैसा मिले? स्वच्छ और स्वस्थ मिले। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुनते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार स्वच्छ स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार मानव अधिकार बन गया है। कंफर्टेबल है हम लोग इस बात को लेकर? जबरदस्त न्यूज है, आपको ख्याल रखनी है। और ये रहा हमारा पर्यावरण।
चलते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पर, वो है चाबहार दिवस। आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, 100%, इस वाली न्यूज से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। भारत ने मनाया चाबहार दिवस, रूस तक आसानी से पहुंचने का रास्ता होगा साफ। चाबहार दिवस है क्या? चाबहार है क्या? बेसिकली चाबहार एक पोर्ट है ईरान का, जिसे डेवलप करने का प्रण लिया है भारत ने। क्यों आखिर ईरान में जाकर भारत जो है इतना पैसा क्यों लगाने को तैयार हो गया है, उसके पीछे की सारी स्टोरी हम लोग जानेंगे इस वाले वीडियो में। 31 जुलाई 2022 को, बस एकदम 2-4 दिन पहले की बात है, 31 जुलाई 2022 को सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं और श्रीपद नाइक शिपिंग राज्य मंत्री हैं, द्वारा मुंबई में चाबहार दिवस का सम्मेलन शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। भारत और ईरान ने मई 2016 में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब 2016 से भारत और ईरान ने तय किया था कि भारत ईरान को चाबहार बंदरगाह तोहफे में देगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा वो सम्मेलन, इसकी कुछ इमेजेस आपके सामने है। ये सारे देश के रिस्पेक्टेड पीपल आए थे यहाँ पर, अटेंड करके गए हमारे मुंबई में। उसके बाद क्या कहता है, भारत और ईरान ने मई 2016 में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत शाहिद बेहश्ती क्या है, दरअसल जो चाबहार पोर्ट है ना, उसमें 2 छोटे छोटे पोर्ट हैं, जिसमें से एक भाग है शाहिद बेहश्ती। आगे बढ़ते हैं, बंदरगाह पर एक बर्थ के नवीकरण पर सहमत हुआ था। मतलब भारत जो है इस पर एक बर्थ बनाकर देगा। भारत इस बंदरगाह पर 600 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग सुविधा के पुनर्निर्माण पर भी सहमत हुआ था। मतलब भारत ने कहा था कि आपको 2 चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं उस वाले बंदरगाह पर। बहुत बढ़िया। भारत, ईरान और अफगानिस्तान 2016 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। चलिए, ये भी बहुत जबरदस्त बात है भाई। वे एक त्रिपक्षीय परिवहन और पारागमन गलियारा स्थापित करने में सहमत हुए थे। मतलब यह है कि भारत, अफगानिस्तान और ईरान तीनों ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक गलियारा बनाकर, मतलब एक रास्ता बनाकर कनेक्टेड रहें। कनेक्टेड रहने से क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। ये रहा वो एक्चुअल सिचुएशन। ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं ना, चलो, ऑरेंज कलर ये है इंडिया, ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये है ईरान, और जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये है अफगानिस्तान। तो क्या करेगा भारत, क्या करेगा, ये अपने गुजरात वाले हिस्से से, कांडा वाले इलाके से या मुंबई वाले बंदरगाह से सीधा निकलेगा शिपिंग के लिए। मतलब इससे ही वो माल लेकर जाएगा, बहुत सारे शिप में बड़े बड़े लोड करके वो माल लेकर निकलेगा। और कहाँ पहुंचेगा, ईरान में, ये चाबहार पोर्ट पर, ये चाबहार पोर्ट पर। और चाबहार पोर्ट पर पहुंचते ही इस रास्ते से वो सीधा जा सकेगा कहाँ, अफगानिस्तान के काबुल में। अब समझ रहे किस तरीके से व्यापार शुरू होने वाला है। चाबहार पोर्ट इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा बच्चे लोग, देखिए जरा। और फिर यहां से वो सीधा निकल पाएगा रूस की तरफ। कंफर्टेबल है लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है। ये जो रूस का ये वाला जो इलाका है जहां पर उसकी राजधानी आती है, वहां से वो डायरेक्ट बिजनेस कर पाएगा, वहां से वो डायरेक्ट जुड़ पाएगा इंडिया रूस से। कंफर्टेबल है। चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझिए, अभी भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल डील होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, चाबहार बंदरगाह की थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा उसके बारे में जानना भी जरूरी है। सिर्फ न्यूज पढ़ कर नहीं निकलना, उसके आजू बाजू की सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए हमको। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा आने वाला सवाल, मैंने आपको फोटो में दिखाया ना, ये वाला हिस्सा है ओमान की खाड़ी वाला हिस्सा। कंफर्टेबल है लोग, दिस वन। आगे बढ़ते हैं, यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान में चाइना क्या कर रहा है, एक बंदरगाह बना रहा है अपने फायदे के लिए। तो वैसे ही भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाकर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि कोशिश किया जा रहा है भारत के द्वारा कि मध्य एशिया वाले इलाकों से कनेक्टेड हो सके हम किसी तरीके से। ये भारत के द्वारा कोशिश की जा रही है। कंफर्टेबल है पलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वादर पोस्ट को चीन ने विकसित किया था। चलिए, चीन का काम है वो। यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है। बहुत ही बढ़िया, कंफर्टेबल है लोग, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बंदरगाह के 2 अलग अलग बंदरगाह शामिल है, वही मैंने बताया था, शाहिद बेहश्ती, अभी भी आपको पहले पढ़ के बताया मैंने। दूसरा है शाहिद कलंतरी। ये 2 अलग अलग बंदरगाह उसमें शामिल है। यूरेशिया को हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ने के प्रयास में यह भारत के इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मैंने आपको बताया ना कि यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को हिंद महासागर से जोड़ा जा रहा है ताकि भारत उनसे कनेक्ट हो सके। भारत कनेक्ट होगा तो क्या होगा, बिजनेस आएगा ना बच्चे लोग, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। यह भारत को जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर
कॉरिडोर नेटवर्क का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों के संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था मध्य एशिया के देशों को हमसे कनेक्ट होने के लिए ये जो है चाबहार बंदरगाह बहुत अच्छी भूमिका प्ले करेगा। नेक्स्ट लाइन, इस बंदरगाह ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए एक स्थायी वैकल्पिक मार्ग खोल दिया है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, आपको पता होगा कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के बीचों बीच से एकदम उसके सीने से रोड बना रहा है, तो उसकी बात कर रही है। और ग्वादर बंदरगाह का भी मुकाबला करेगा। मैंने आपको बताया ना कि जो चाबहार बंदरगाह है वो जैसे हम ईरान को कनेक्ट कर रहे हैं वैसे ही चाइना जो है पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। कंफर्टेबल है आप लोग? यहाँ तक मेरा ख्याल है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने एक छोटे से कोशिश के तहत, मैंने एक छोटे से प्रयास के तहत कोशिश की है कि आपको से इंटरनेशनल करंट अफेयर का कुछ कंटेंट शेयर किया जाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ इसी तरह की न्यूज़ के लिए मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, क्वेश्चन वगैरह मैं इसमें ऐड ऑन करने वाला हूं। तो मेरे साथ इसी तरह की न्यूज के लिए इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में बने रहेगा। हफ्ते में, हर हफ्ते में 2 वीडियोस में आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करूंगा और इसी चैनल पर आपको नेशनल करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ से जुड़ा करंट अफेयर की भी पूरे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं, बने रहिएगा।